नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। जेडीयू की ओर से लगातार मांग उठ रही है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लंबे समय से बिहार की यही डिमांड रही है। सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि पूरा बिहार चाहता है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने सहयोगी जेडीयू को भरोसा दिया कि पीएम मोदी बिहार को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हो रही सियासत पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। मीरा कुमार ने कहा कि यह विडंबना है कि जेडीयू को बीजेपी से अपनी बात मनवाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और विकसित बिहार के बिना भारत उनका नहीं होगा। इसके लिए जो भी पहल देश के अंदर करने की जरूरत है, हर स्टेट को आगे बढ़ाना वो कार्य किया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार में बिहार को उन्होंने पहले भी दिया है, पहले भी बिहार के बारे में सोचा है, पहले भी बिहार के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है और आगे आने वाले दिनों में बिहार की जो चुनौतियां हैं, बिहार के विकास का, बिहार की तरक्की का और बिहार में रोजगार का, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देकर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का इंतजाम जरूर करेंगे, ऐसा भरोसा। और इससे बढ़कर के विडंबना क्या हो सकती है। जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है और जदयू को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। जैसे ही चुनाव हुआ था वैसे ही मोदी जी को ये घोषणा कर देनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं की है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर बड़ी बात कही है। संजय झा ने कहा है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें विशेष राज्य या विशेष पैकेज की बात कही गई थी। पीएम मोदी भी चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार आगे बढ़े। विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार के जहन में है। मोदी सरकार बिहार की विशेष मदद करेगी। बिहार अब पात्रता रखता है। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि वो पात्रता भी नहीं रखते थे। बिहार अपने संसाधन पर यहाँ से यहाँ तक आया और अगर यहाँ से विशेष सहायता बिहार को मिल जाएगा तो अगले 5 साल में बिहार भी विकसित प्रदेश में आ जाएगा। और ये बात यहाँ सरकार के जो लोग हैं उनके जहन में है, वो सेंसिटाइज हैं इन चीज़ों से और ट्रैक पे बात है। आने वाले समय में जब राइट टाइम आएगा तो इस पे हम लोग आपको जवाब देंगे। लेकिन केंद्र सरकार भी, माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि बिहार भी विकसित प्रदेश बने। केंद्र के बजट से बिहार की उम्मीद पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि 23 जुलाई को बजट से बिहार को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अशोक चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने अपनी मांगे रख दी हैं और निश्चय ही बिहार को कुछ बड़ा मिलेगा। 5 वर्षों में जो ये टेन्योर है, इस 5 वर्षों में बिहार का कायाकल्प होना है। केंद्र सरकार से हमें सहयोग मिलना है। किन परिस्थितियों में कैसे हमें सहयोग मिलेगा, उन सब चीज़ों का निर्णय तो भारत सरकार करेगी। लेकिन हम पूर्ण विश्वास हमें है कि इन 5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से केंद्र के हमें विशेष सहायता मिलेगी। 23 जुलाई को केंद्र का बजट आ रहा है। ऐसे में एक नजर अब डाल लेते हैं कि बिहार की मांगों पर कि आखिर बिहार ने बजट से क्या क्या मांगा है और ऐसे में अब देखना होगा क्या इन मांगों को पूरा भी किया जाता है। देखिए, बजट में 9 नए एयरपोर्ट की मांग बिहार की तरफ से की गई है। नई मेट्रो लाइन जो कि 4 हो, ऐसी मांग की गई है। इसके साथ ही 7 मेडिकल कॉलेज की डिमांड जो है वो की जा रही है बिहार की तरफ से। थर्मल पावर प्लांट के लिए 200 अरब देने की बात भी कही जा रही है। और आप बता दें कि सड़कों की मरम्मत अलग से की जाए, इसको लेकर विशेष पैकेज भी केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को देनी चाहिए, ये मांग उठाई जा रही है।
बढ़ते आगे, बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव को लेकर भी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने कहा कि बिहार में समय से पहले विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, राज्य में समय पर ही विधानसभा के चुनाव होंगे। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, समय से पहले चुनाव नहीं होगा। मैं आपके चैनल पे भी कितनी बार बोला हूँ, बिहार की जनता ने 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को 5 साल सरकार चलाने का जनादेश दिया था और चुनाव समय पे होगा, उससे पहले चुनाव नहीं होगा। बिहार में हाल के दिनों में लगातार कई पुल पुलिये धड़ाम हो रहे हैं। उनमें से कुछ पुराने पुल हैं तो कुछ अभी बन ही रहे थे। पुल गिरने की घटना पर बिहार में अभी पॉलिटिक्स जारी है। सत्ताधारी दल जहां विपक्ष पर आरोप लगाते हुए लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष से तेजस्वी यादव ने जून जुलाई में टूटे 14 पुल के तस्वीर वीडियो के साथ सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार में पुल नहीं, 18 साल के सुशासन में हुए भ्रष्टाचार की मीनार गिर रही है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार और सबसे खराब सरकार के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि 3 हफ्ते में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे हैं। पुलियों के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं। तो ये बिहार में पुलों के गिरने पर राजनीति जारी है। तेजस्वी यादव ने कई पुलों के गिरने के वीडियो जारी कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा, तो मंत्री अशोक चौधरी ने भी पलटवार कर दिया और तेजस्वी यादव से पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं, पुलों के मेंटेनेंस और हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, उन्हें ये भी बताना चाहिए। विपक्ष प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी तरह से प्रयास करता है, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री के दावेदार है ना, वो तो प्रदेश के अगला मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो वो नीतीश जी को टारगेट करते हैं कि नीतीश जी बेबस हो गए हैं, नीतीश जी असहाय हो गए हैं। तो इसी असहाय और बेबस मुख्यमंत्री ने बिहार के मूलभूत संरचनाओं को बदलने का काम किया और उनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिहार का विकास, बिहार का विकास, बिहार का विकास। अब बाकी लोगों का क्या लक्ष्य है ये तो प्रदेश की जनता जान रही है, देख रही है, उस पर हमारा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ही के पास ये विजन है कि ब्रिज का हेल्थ कार्ड बने, ब्रिज के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी आए, और ये खुद 18 महीना रहे। तो इनके पास इस एनर्जेटिक जो व्यक्ति हैं, जो दिन भर में 22 मीटिंग करते हैं, उनके पास ये आइडिया नहीं आया। ये भी प्रदेश की जनता देख रही है। इधर जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। एनडीए नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई हक नहीं। जो पुल गिरे हैं वो पुराने थे और जो पुल निर्माणाधीन गिरे हैं उनकी जांच हो रही है और किसी भी सूरत में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। के मुद्दे पर बोलने का तेजस्वी यादव जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं। उनकी पार्टी भ्रष्टाचार की पर्याय है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष इस आरोप में सजायाफ्ता है। उनके परिवार के सदस्यों पर कितने आरोप हैं यह भी सबको मालूम है। जहां भी पुल गिरे हैं अधिकांश पुराने पुल हैं। जहां निर्माणाधीन पुल गिरे हैं वहां लगातार तफ्तीश, जांच, कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी जी के कहने से नहीं हुआ। तेजस्वी जी सोचते हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेक लें और इस राजनीतिक पुल के माध्यम से बैतरनी पार कर लें। तेजस्वी जी का यह पुल जरूर ध्वस्त होगा। तेजस्वी यादव जी, आपको हमारे सरकार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को आप चरितार्थ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, भय, भयादोहन और आतंक की बुनियाद आपके शासन की देन है। आप अपने गिरेवा में झांकिए, माता पिता और अपने शासनकाल को याद करिए। इन पुलों के गिरने के पीछे भी कहीं न कहीं आप लोगों के शासन में आर्थिक भयादोहन की गहरी जड़ें दिखाई देती हैं। बारिश के साथ बरस रही मौत, उफान पर नदियां बढ़ा रही मुसीबत, बाढ़ की दस्तक ने बढ़ाई धड़कनें, कहीं फसल बर्बाद, कहीं जिंदगी तबाह।
कहीं सिस्टम ने थामी सांस। बिहार में कुदरत का दोहरा प्रहार। हालात से निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार? तो बिहार में बारिश ने एक बार फिर से मुसीबत बढ़ा दी है। दोबारा मानसून एक्टिव होने के कारण बिहार की मुख्य नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। गंडक, गंगा, कोसी, बागमती समेत बिहार की कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अधिकांश नदियां अपना रौद्र रूप भी दिखा रही हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर हम 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप नदियों के उफान से तबाही की आहट को समझ सकते हैं। बगहा में गंडक की धारा तेज हो गई है। वाल्मीकि नगर में गंडक में उफान देखा जा रहा है। सीतामढ़ी में बागमती का बहाव तेज हो गया है। सुपौल में कोसी नदी लबालब भरी हुई है, तो वहीं पटना में गंगा का बढ़ा जलस्तर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सारण, पटना, सीतामढ़ी और सुपौल समेत कई जिलों में निचले इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि इस इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आशंका है कि अगर मानसून इसी तरह सक्रिय रहा तो नदियों के जलस्तर में अभी और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। और नेपाल में हो रही बारिश के बाद सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में भी इजाफा हो गया है। बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई इलाके में कटाव का खतरा है। संभावित बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत देखी जा रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, शिवहर का यह डुब्बा घाट से गुजरने वाली बागमती नदी है। बागमती नदी का स्वरूप आप देख सकते हैं, धीरे धीरे विकराल होता जा रहा है और बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई जगहों पर शिवहर जिले में भयानक कटाव की भी सूचना है। हालांकि जल संसाधन विभाग के द्वारा कटाव को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, बावजूद कई जगहों पर कटाव इतना भयानक हो रहा है कि तटबंध पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, कल तक यह बागमती नदी पूरी तरीके से प्यासी थी, लेकिन आज की तारीख में बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और कई जगहों पर बागमती नदी खतरे के निशान के आसपास दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीर, बागमती नदी का स्वरूप किस कदर विशाल होता जा रहा है और कल तक यह नदी पूरी तरीके से प्यासी थी और आज इसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तस्वीर साफ बयान कर रही है कि नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कई इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद सुपौल की कोसी नदी ने तबाही मचा रखी है। सुपौली के सदर अंचल इलाके के पंचायतों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। एक तरफ कई घर में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो दूसरी तरफ हजारों एकड़ खेतों में फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसान वर्ग काफी परेशान है। वहीं प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की कोई सुविधा अब तक नहीं दी जा रही है, जिससे सभी लोग और ज्यादा परेशान हैं। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अब तक के इंतजाम से लोगों में असंतोष है। और हम लोगों के पूरे 6 वार्ड जो इधर है बांध से पश्चिम बांध के किनारे में, इन लोगों का भी जमीन बांध से पूरा भी पड़ता है, इसलिए फसल का बहुत ज्यादातर यहाँ नुकसान हो चुका है और बाढ़ का पानी कम नहीं रहा है। कल कम गया था मगर आज फिर उतना ही हो गया, तो फिर आदमी निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि खेती तो करना है, किसी हाल में तो जीना है। हम लोगों को सर्विस तो नहीं है, जो सर्विस कमा करके हम लोगों का पेमेंट हो जाएगा। हम लोगों का मेन खेती ही फसल है। पानी बहुत अधिक होने के कारण फसल पूरा नुकसान हो गया है और यहाँ 15 वार्ड हैं इस सोनी पंचायत में, लेकिन तबाही जो है वो 7 से 15 तक है। 9
दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था, लगाया गया था और उसके बाद हर बार केंद्र सरकार की तरफ से इस पर हमला किया जाता रहा है। इस बार भी आपने सदन में भी पीएम मोदी को सुना था जब वो केंद्र सरकार की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला गया था। और हर साल अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। तो आपको बता दें कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, जिसे बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से काला दिन बताया जाता है और उस पर लगातार हमले भी किए जाते रहे हैं। और अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें यह फैसला कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि 25 जून को हर साल अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट करके जानकारी दी है। न्यूज 18 संवाददाता अमित पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार का किस तरीके से देखा जाए? देखिए, संविधान हत्या दिवस 25 जून को बनाने का घोषित किया है भारत सरकार ने और इस पर बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है और भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले भी जब संसद सत्र की शुरुआत हुई थी, पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया था, राष्ट्रपति अभिभाषण में इसका जिक्र था और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इसका जिक्र किया था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने लेख लिखा था और ये कहा था कि बेशक संविधान के अधिकारों का हनन हुआ था, लेकिन इस बात की जो सजा है वह जनता ने दे दी थी और हार का सामना करना पड़ा था। और अब जब भारत सरकार ने इस कदम की घोषणा की है बाकायदा अधिसूचना जारी करके, तो यह पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में संसद में इस मुद्दे के ऊपर तकरार देखने को मिलेगा। अमित, कोई रिएक्शन अब तक सामने आ पाया विपक्ष की तरफ से? जाहिर सी बात है, देखिए विपक्ष ने उस वक्त भी संसद में अपना विरोध दर्ज कराया था और अभी कुछ ही मिनटों पहले भारत सरकार के इस कदम की जानकारी मिली थी। जाहिर सी बात है विपक्ष भी अपना विरोध इस फैसले को लेकर यहाँ पर जताएगा और कमोवेश वही लाइन जो सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखी थी, वही लाइन कांग्रेस की तरफ से अभी हमें थोड़ी देर में देखने को मिलेगी। वैसे अमित, अगर हम देखें तो इस मुद्दे को काफी जोर शोर से केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि सदन में भी इसको लेकर चर्चाएं हुई और अब ये अधिसूचना जारी कर देना, इस मुद्दे को इस तरीके से उठाया जाना, इसके पीछे कुछ वजह ऐसी? देखिए, संविधान 25 जून को इमरजेंसी का जो वक्त था, जिस मौलिक अधिकारों का हनन जब कर दिया गया था, ऐसा बीजेपी और सत्ता पक्ष इस वक्त आरोप लगाते, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधा जाता है और ये नेता विपक्ष राहुल गांधी की दादी थी और पूर्व प्रधानमंत्री थी। तो अब जब एक पार्टी के नेता को जब यहाँ इस तरीके से नाम दिया जाता है और जब उनके फैसले पर किसी देश के दिवस रूप में यहाँ घोषणा की जाती, तो जाहिर सी बात है विपक्ष की ओर से भी तकरार हमें देखने को मिलेगा। वैसे अमित, अगर हम देखें तो लगातार विपक्ष की तरफ से हमला केंद्र सरकार पर ये लेकर किया जाता था कि संविधान को जलाया जा रहा है, यहाँ पर अभी भी इमरजेंसी घोषित है, लेकिन क्या इसी के जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं? देखिए, इसके जवाब से आगे बढ़कर इसके जो संकेत ने पहले ही संसद सत्र के शुरुआत में से मिलने शुरू हो गए थे जब पीएम ने इसका जिक्र किया था। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने स्पीच। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से अभी लिया गया है। जस्ट ही एक खबर सामने आई है कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल हुए थे उसको लेकर अब फैसला लिया गया है। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कैसे देखते हैं सर? जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस रोज संविधान के हत्या कर रहे हैं लोग, और जो रोज संविधान के हत्या करते हो उसको हत्या दिवस मनाने का अधिकार क्या है? तो रोज संविधान की हत्या ही कर रहा है।
इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया जब श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें संविधान बचाना है। जब आपातकाल की वो चर्चा करते हैं तो आपातकाल के समय जितने लोग हमारे खिलाफ थे या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थे या आपातकाल के कारण जेल गए, वो सब आज कहते हैं तब की परिस्थिति और सबके सब मेरे साथ है, उनके साथ तो कोई नहीं है। या मुलायम सिंह जी को परिवार को देख लीजिए, लालू यादव जी को देख लीजिए, शरद यादव जी थे, इसमें से कोई उनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार है तो नकली समाजवाद, हम तो जेल गए नहीं थे। तो ऐसे आपातकाल में भी जो लोग थे वो सब के सब कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के साथ है, फासिस्टवादी विचारधारा के साथ नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि असली संविधान के हत्यारा आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है। इसलिए इनके किसी प्रकार के नोटिफिकेशन से जनता पर असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए अब इस मामले को लेकर सियासत जरूर